which two or more elements आपको बार बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे या नहीं, तो उस समय का ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क में मान लेते हैं। उनमें से 70 ऐसे हैं मेटल्स हैं और इसके अलावा नॉन मेटल्स हैं, वो रफली इक्वल होता है। देखो बिल्कुल 23 नहीं आएगा, 23 के लगभग आएगा। तो 8वां जो एलिमेंट है पहले और 8वां वो सिमिलर होंगे। दूसरे से अगर देखेंगे तो 9वां बैठेगा, वो 8वां बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग कहानी है वो कल फिर दोबारा शुरुआत करेंगे, आज यहीं तक करेंगे। आज है हमारा लेसन नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जब हमने ये वाला लेसन देखा, 4th लेसन, तो केवल और केवल हमने एक ही एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एक एलिमेंट कौन सा था? कार्बन। उसी के बारे में जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में हमने उसमें पूरा का पूरा स्टडी किया। आज हमारी बारी है लेसन नंबर 5 और जिसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जब हमने देखा कि एलिमेंट हैं, शुरुआत में उनकी संख्या कम थी और धीरे धीरे उनका जो संख्या थी बढ़ती चली गई एलिमेंट्स की। तो जब सपोज करिए मेरी क्लास में 3 या 4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे 3 या 4 बच्चों के या 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप उम्मीद करेंगे कि उन 10 बच्चों की जो क्वालिटी है, उनके फादर्स नेम, उस बच्चे की कौन कौन सी आदत है, कौन कौन सी उसमें बुराई है, तो हर कोई उसे बिल्कुल ईजिली पहचान सकता है, याद भी कर सकता है। लेकिन अगर ये वाले स्टूडेंट 10 की बजाय 50 हो जाएं या 50 से भी ज़्यादा हो जाएं, तो फिर उन क्वालिटीज़ को पहचानना, हर बच्चे के बारे में अलग अलग पहचानना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से एलिमेंट के बारे में हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इसका। इंट्रोडक्शन क्या है? वी हैव स्टडीड दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमने देखा क्लास 9th में जो मैटर है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। ये 9th क्लास का मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ जिससे कि हमें पता लगे कि एलिमेंट होते क्या हैं रियल में। तो मैटर हमने देखा, मैटर या तो एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। दूसरा किस में? कंपाउंड में, है ना। और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो मिक्सचर फॉर्म में। ये मैटर की 3 फॉर्म है और ये हमने 9th क्लास में देखा था कि मैटर 3 फॉर्म में। एलिमेंट क्या है? ये दोनों जो है प्योर फॉर्म है, अगर आपको पता हो। प्योर फॉर्म है ये, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। एलिमेंट क्या है? ऑल द एटम्स आर सिमिलर। एलिमेंट में सारे के सारे एटम क्योंकि एलिमेंट एक जैसे एटम का बना हुआ होता है। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा आप देखेंगे, लोहे में अगर आप किसी भी तरीके से उसके एटम को चेक करने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि आयरन के सारे एटम एक ही तरीके के बने हुए हैं, यानी कि वो एक ही तरीके के एटम का एक ग्रुप है एलिमेंट। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर के एटम आयरन के एटम से तो डिफरेंट है, लेकिन अगर कॉपर के एटम सारे के सारे की हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि सारे के सारे जो एटम है वो सिमिलर है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर एक एलिमेंट है तो वो जो है सारे के सारे जो एक तरीके के एटम से बना हुआ है। समझ में आई बात? दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ये भी प्योर फॉर्म है मैटर की, लेकिन
ऐसे लिखेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर इन विच टू और मोर एलिमेंट्स आर joint in definite proportion, है ना? ये है प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, मैटर की प्योर फॉर्म इन विच, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने इसके एग्जाम्पल देखे कि Cu है, Fe है, Na है, ये है। अब मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख लेता हूं, CO2। इसमें दो एलिमेंट हैं, C और O, यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है ना। ट्वेल्व मास है इसका। इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था ऑक्सीजन का क्या है, 16/2, यानी कि 12:32, और 12:32 को आप लिख सकते हैं 4 3 = 12 और 4 8 = 3:8। तो इसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, वो किसका होगा, 3:8, ये होगा। हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन जो होंगे इसमें उपस्थित, वो इसी रेशियो में होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तभी बन पाएगा, तब इस रेशियो में वो आपस में जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं हम, H2O, हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 है, 2, ऑक्सीजन का 16, 2:16 या 1:8। तो इसमें ये रेशियो होगा, वाटर तभी बन पाएगा, तभी ये रेशियो होगा। ये होता है कंपाउंड। और मिक्सचर क्या है, इम्प्योर फॉर्म है। यस सर। और जब दो मैटर आपस में मिक्स होंगे, किसी भी रेशियो में होंगे, किसी भी प्रोपोर्शन में होंगे, वो मैटर नहीं करता कि वो फिक्स रेशियो में है या कैसे में है। दो या दो से ज़्यादा मैटर से बना हुआ, वो एलिमेंट से भी बन सकता है इनडेफिनेट फॉर्म में, पर और वो कंपाउंड से भी बन सकता है। दो मैटर किसी भी रेशियो में हो तो तब बनता है मिक्सचर। और मिक्सचर के बारे में आपको पता था, हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। समझ में आई कुछ बात? ये यहाँ का इंट्रोडक्शन है कि हम जो स्टडी करेंगे वहाँ एलिमेंट की करते हैं इस वाले लेसन में। ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, हमने देखा अभी। हर एलिमेंट एक तरीके के एटम का बना होता है। अराउंड द ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। अगर 1800 तक की बात करें, ये वाला सन था 1800, तो केवल इस समय तक 30 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। ठीक है, ये 30 एलिमेंट की खोज हुई थी 1800 तक। बाय द ईयर ऑफ 1865 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर नोन अप टू 63। अगर हम 1865 की बात करें तो यहां तक 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड या वर वेल नोन। इस समय हमें पता था, जाना गया था 63 एलिमेंट्स के बारे में। और अब बात करें एट प्रेजेंट, वर्तमान की अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? 118 एलिमेंट्स अब हमें पता है। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश करी थी, जैसे जैसे ज़्यादा एलिमेंट की खोज होती गई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना एक टफ वर्क था, है ना। तो इसीलिए वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि इतने बड़े संख्या में अगर एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे तो वो बहुत टफ काम होने वाला है। इसलिए उन्होंने इजी स्टडी करने के लिए
उन्होंने वहाँ पर अटेम्प्ट किए, 1 प्रयास 2 प्रयास। और आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी टफ काम को करते हैं तो इम्पॉसिबल है कि 1 या 2 अटेम्प्ट में आप उसे कर दें, आपको बार बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या नहीं? तो उस समय का ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क था, तो साइंटिस्ट को कई बार उसके लिए अटेम्प्ट करने पड़े, और उन्हीं अटेम्प्ट के बारे में हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। एक आपकी क्लास है और आप उस क्लास में आपने एंटर किया, तो आप देखते हैं ना तो आपको पता है कि टेबल कहाँ है, आपको ना पता कि चेयर्स कहाँ हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन बच्चा कहाँ किस तरीके से बैठा हुआ है। एक एसिस्टेमेटिक वे में वहाँ पर सब कुछ चीज़ें हैं। एक क्लासरूम ऐसा है जहाँ पर हर बच्चा अपने उसी प्लेस पर बैठा हुआ है जहाँ उसे बैठना चाहिए था। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में रखी हुई है। तो किस क्लास में पहचानना आसान हो जाएगा और किस में बच्चों को किस में पहचानना भारी हो जाएगा, बताओ मुझे। जहाँ सिस्टमेटिक है, आपको पता है यहाँ चेयर रखी रहती है, हमेशा वहीं जाके बैठ जाएंगे। यहाँ मेरी सीट है, वहीं पर जाके बैठ जाएंगे। अगर कोई बाहर से सपोज करिए कोई टीचर आया तो एवरीबडी नोज कि ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसे उठा लेगा, है ना। एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। एक दुकान है, एक बहुत बड़ी दुकान है, एक छोटी मोटी आपके गांव जैसी दुकान नहीं है, एक बहुत अच्छी दुकान है। एक तरीके से शोरूम है एक, और उसमें अलग अलग आइटम्स हैं। एक तो ऐसा होगा कि कोई भी आइटम कहीं भी रखा हुआ है, अब कोई ग्राहक आया लेने, अब जब वो ग्राहक लेने आएगा तो वो उसे ढूंढना पड़ेगा, यार ये वाला सामान कहाँ रखा हुआ है। और कभी कभी तो ये कह देता है, यार मिला नहीं, अभी 1 घंटे बाद आना तब मैं देखूंगा, मिल जाएगा। लेकिन एक दुकानदार पढ़ा लिखा है, उसने सभी आइटम्स को एक प्रॉपर वे में रखा। यहाँ क्लोथिंग सिस्टम है, यहाँ पे बिस्किट्स हैं, यहाँ पर नमकीन है, यहाँ पर ये वाला सामान है, सब पे लिस्ट लगा रखी है। यहाँ भी डिटर्जेंट की, अगर उसकी सोप की बात करेंगे, साबुन की, यहाँ डिटर्जेंट है, वॉशिंग सोप है, और यहाँ पे बाथिंग सोप है। तो कहने का मतलब हर चीज़ को उसने वहाँ पे एक लिस्ट लगा रखी है और उसने उस सामान को रख रखा। अब उस सोप पे कोई कस्टमर आता है सामान खरीदने, उसने कहा कि मुझे ये वाला आइटम चाहिए, तो उसका जो भी वहाँ पे है काम करने वाला, वो बिल्कुल ईजीली जाएगा, वहाँ से ही अपना उतार के लाके दे देगा, 1 मिनट लगेगी। तो सिस्टमेटिक चीज़ों का होने का ये एक फ़ायदा है कि उसे पहचानना और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ पे रखा। नहीं तो बिस्किट्स में नमकीन मिला देते हैं तो सामान ही, क्योंकि बिस्किट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, नमकीन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, इसलिए उन्होंने अलग अलग उनके लिए कॉलम बनाए थे उस दुकान में। तो इसी तरीके से जो ये हमारे एलिमेंट्स इतने सारे थे जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में या जिस भी चीज़ में रखना चाहिए था उन्होंने रखने की कोशिश करी। समझ में आई बात? तो मैं बताऊंगा, एज मोर एंड मोर एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई। स्टार्ट में आपने देखा 1800 में 30 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, एंड इन 1865 63 एलिमेंट्स, यानी कि बड़ी संख्या। और आज तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो जब इतनी संख्या बढ़ी है तो साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को खोज करने की कोशिश करी कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें पता लगेगी, अब हमें उन्हें क्या करना था, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करनी थी। तो जिसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं या कर रही थी, तो उन्हें एक जगह रख दिया उन्होंने। ऐसे ही तो किया होगा। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईच एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को याद रखना बेहद डिफिकल्ट टास्क था। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, साइंटिस्ट
started looking for some pattern in their properties on the basis of which they can classify all the known elements to make study easier. अब उन्होंने क्या करा, इस प्रॉब्लम से पार पाने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया था, है ना, जिससे कि उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, जिससे कि उन्हें क्लासिफाई किया जा सके और उनकी स्टडी को इजी बनाया जा सके। समझ में आई बात? अब क्या है भाई, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। अर्ली अटेम्प्ट क्या था? सबसे पहले जो अटेम्प्ट था, एक लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, ये है, तो लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने ही, अर्लियर अटेम्प्ट इनका ही था, सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट इन्होंने करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन एलिमेंट की जो उस समय तक थे, उन्होंने इन्हें दो कैटेगरी में बांटने की कोशिश करी। ये अर्लियर अटेम्प्ट था लेवोसियर का। The earliest attempt to classify the element was made by Lavoisier, who divided then known elements into two broad groups, metal and non-metal. इन्होंने उस समय के जो ज्ञात तत्व थे, उन्होंने दो कैटेगरी में, इन्हें बहुत बड़े रूप में दो कैटेगरी में इन्होंने बांट दिया। लेकिन फिर भी सपोज करिए, हम तो कहते हैं कि 118 तत्व हैं, मान लेते हैं, उनमें से 70 ऐसे हैं मेटल्स हैं और इसके अलावा नॉन मेटल्स हैं। 70 भी तो बहुत ज़्यादा हैं, या नहीं? लेकिन उस समय क्योंकि ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं था प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उन्होंने ये वाला जो अटेम्प्ट किया था, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बढ़िया था चीज़ों को एलिमेंट्स को बांटने के लिए। और ये इसके लिए इन्हें उस समय क्रेडिट भी दिया गया था, एक नाम के रूप में कुछ दिया भी गया था, क्योंकि इनका जो अटेम्प्ट था वो वास्तव में काबिल तारीफ था। उस समय की बात है। अब तो तुम कहोगे यार ये क्या हुआ, इतने सारे एलिमेंट्स को बस 2 ही ग्रुप बनाए, क्योंकि उस समय बहुत ही कम एलिमेंट की खोज हुई थी, तो उन्होंने इन दोनों की कैटेगराइज कर दिया। ठीक है? इन दोज डेज इन 1808 जॉन डाल्टन प्रोपोज एटॉमिक थ्योरी। 1808 में, ये 1800 के आसपास था, लेवासियर ने कर दिया था, है ना? लेकिन 1808 में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अगर 9th की बात आपके ध्यान हो, 1808 में उन्होंने क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब एटॉमिक थ्योरी जब जैसे ही लोगों को पता चला, साइंटिस्ट को पता चला, तो क्या हुआ भाई? सो साइंटिस्ट मेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन बेस्ड एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक जो थ्योरी थी उसमें एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ था। तो अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किए गए वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही किए गए, है ना? yes. 1817 की बात है भाई, 1817, और हमारे वैज्ञानिक थे डोब्राइनर, है ना? ये थे 1817 में डोब्राइनर ने सेकंड अटेम्प्ट किया, दूसरा प्रयास इन्होंने किया। डोब्राइनर tried to arrange the element with similar properties in group and these groups are called triads. उन्होंने कुछ एलिमेंट का ग्रुप बनाने की कोशिश करी, और सबसे स्पेशल बात यह थी कि उन्होंने जो ग्रुप बनाए वो 3 एलिमेंट्स के बनाए। उन 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप था उसे क्या कहते हैं? ट्रायड्स कहते हैं। ट्रायड्स क्या है? द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज।
है ना। तो उन्होंने क्या बनाए, ट्रायड्स बनाए, बिकॉज दीज ग्रुप्स वर मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड्स इसलिए नाम दिया गया क्योंकि 3 का वो ग्रुप था। He observed that when the 3 elements are arranged in order of their atomic on the increasing order of their atomic mass, उन्होंने देखा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, जो मिडिल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वॉज रफली एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, फिर एक बार ध्यान से सुनो, डोब्राइनर ने 1817 में एक अटेम्प्ट किया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। ठीक है, ही अरेंज्ड या he made a group of 3 elements and this group of 3 elements is called triads. It means that he made triads. उन्होंने क्या बनाया, triads बनाए। ठीक है, triads में क्या खास बात रही, he arranged the elements in the increasing order of their atomic mass। तो उन्होंने देखा, he observed that the atomic mass of the middle elements, middle element is was roughly equal to the roughly average of the atomic mass of the first and third, या लास्ट कह दो, जो फर्स्ट कहते हो लास्ट कह दो, वो आपकी मर्जी है। अब हम कि उन्होंने अपना ये वाला जो लो दिया वो कितनी हद तक सही है, उसके लिए हम 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है LiNA और K, पहला ट्रायड है बच्चों, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये बहुत लाइट एलिमेंट है, बहुत हल्के एलिमेंट्स का उन्होंने एक ट्रायड बनाया। इसमें 6.9 इसका एटॉमिक मास है भाई, 6.9 यूनिट। सोडियम का होता है 23 यूनिट और पोटेशियम का होता है 39 यूनिट, है ना। अब इन्होंने कहा क्या था, एक ट्रायड है कि पहले का और लास्ट का जो एवरेज है वो रफली इक्वल होता है बीच वाले के। पहला है लिथियम यानी कि 6.9, दूसरे वाला है 39/2, 9 तो है ही, है ना, 39 और 6 45 अपॉन 2, तो क्या आया भाई, लगभग 23 आएगा, है ना। है ना। तो इनका जो यही नियम था कि पहले एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो पहले का और लास्ट का एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो रफली इक्वल होता है। देखो बिल्कुल 23 नहीं आएगा, 23 के लगभग आएगा, कभी कभी होता है बिल्कुल ही बराबर आ जाए, लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज करा रफली कि अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो मान्य है वो। समझ में आई बात। कारण क्या था, क्योंकि उस समय तक एटॉमिक मास हर एलिमेंट के हमें एक्चुअली पता नहीं था कि उनकी वैल्यू क्या है, लेकिन जो भी था उसी के हिसाब से इन्होंने रखा। दूसरा एक और देखते हैं, CaSrBa, CaSr और Ba, ये भी एक ट्रायड उन्होंने बनाया। इसमें देखेंगे 40.1 और Sr का स्टांसियम है ये 87.6 और थर्ड है भाई 137.3 यूनिट में है ना। अब फर्स्ट है ये थर्ड है,
तो फर्स्ट है 40.14 प्लस 137.3 यूनिट अपॉन 2। अच्छा, अब देखेंगे भाई 3 और 1 4 पॉइंट, 0 और 7 7, 4 और 3 7 और 1 177.42, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 7 जा 14 है ना, 88.7 आया। ये है 87.6, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। समझ में आ रही बात? एक और इन्होंने ट्रायड बनाया, वो हैलोजन का था, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, है ना। अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रायड बने, ये केवल 3 ही बना पाए वो, इससे ज़्यादा जो एलिमेंट्स थे वो इन ट्रायड में फिट नहीं हो पाए। अरे समझ में आ रही बात? एक एग्जाम्पल हम देते हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का। नाइट्रोजन का होता है बच्चों 14, फास्फोरस का होता है 31 एंड 74.9। फर्स्ट का है 14 और प्लस 74.9 अपॉन 2, 9 तो ये रहेगा ही, 4 4 8 7 अपॉन 2, ये आ गया है ना, और ये है 31, तो ये तो नहीं है बराबर। तो ये भी, हालांकि इन्होंने देखा था डोब्राइनर ने ही कि इनके प्रॉपर्टीज तो सेम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक की, लेकिन ये तो ट्रायड में तो फिट नहीं बैठ रहा था। जैसा उन्होंने उस समय लो बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसमें फिट नहीं बैठ पा रहा था, तो इसलिए इन्होंने इस वाले ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया था। केवल 3 पर ही ये नियम लागू हो पाया उस समय। डोब्राइनर की बात बता रहा मैं। अब देखो, अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, फायदों की बात करूं, तो इनका हालांकि सेकंड अर्लियर अटेम्प्ट था, दूसरा ही था, इन्होंने कोशिश भी करी और इन्होंने एक फ़ायदा और करा, इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रख दिया। इसमें ऐसा नहीं था लेवोसियर में कि एटॉमिक मास की कोई थ्योरी नहीं थी। जैसे ही डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की खोज हुई तो इन्होंने जो एलिमेंट को रखा वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा, और ये एक तरीके से रास्ता था अगले वैज्ञानिकों के लिए कि वो भी अपना अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो एटॉमिक मास के ऊपर ही करेंगे। तो ये उपलब्धि थी एक तरीके से, है ना। और उन्होंने ट्रायड्स बनाए भी थे, हालांकि कुछ ट्रायड फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे ग्रुप इनके बना दिए थे, और वो वास्तव में उस समय रियल में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर भी थी। अगर आप बात करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम है। अगर लिथियम की ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम की करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम की करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, तो प्रॉपर्टीज सेम है इनकी। लिमिटेशन क्या थी इसकी? कुछ लिमिटेशंस भी थी। पहली बात, डोब्राइनर मेड ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय के जो ज्ञात तत्व थे उनमें से केवल 3 ही वो ट्रायड्स बना पाए, ये लिमिटेशन थी एक। दूसरा, ऑल द नॉन एलिमेंट्स ऑफ दैट टाइम कुड नॉट बी अरेंज एज डोब्राइनर ट्रायड। उस समय के जो ज्ञात तत्व थे वो सारे के सारे को इस तरीके से जैसे ट्रायड बनाए थे उस तरीके से वो फिट नहीं कर पाए।
अरे ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हमने दे दिया, ये रहा, उस समय के ही है ये। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट दिस ग्रुप वॉज नॉट मेड ट्रायड। ये ग्रुप ट्रायड नहीं बनाता लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। कुछ आई बात समझ में? इससे आगे भी कोशिशें हुई, जैसा आपको पता भी है। डोबराइनर ने भी अपने अपने लेवल पर उस समय जैसा उस समय की नॉलेज थी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्होंने अटेम्प्ट रखा, और उन्हें भी इस अटेम्प्ट के लिए बहुत बड़ी मतलब शाबाशी मिली थी। उस समय के जो साइंटिस्ट थे सभी ने अप्रिशिएट किया था इसे, इस वर्क के लिए। ठीक है। और अभी मैंने बताया ही था कि उन्होंने रास्ते खोल दिए थे और साइंटिस्ट के लिए कि भाई अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो एटॉमिक मास की तो सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये भी तो फायदा था। इसके लिए तो भैया जिम करना पड़ेगा, जब साफ हुआ करेगा ये। हाँ, जिम क्यों करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगा बोर्ड साफ करने में। मार्कर वो घर है। जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो था न्यूलैंड। पहले ऑक्टेव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑक्टेव जो संगीत है उसके शुरू के बारे में, सुर हैं ये, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा का मतलब 8वें नंबर पे, सेम वही आ गया सा। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने एक कोशिश करी थी। बात है 1886 की। 1886 की बात हो रही है भैया। और जॉन नाम है इनका, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1886 में इन वैज्ञानिक ने क्या करा, इन्होंने बताया कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट है ना, रिपीटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द, या सॉरी, एवरी 8th एलिमेंट है ना, रिपीटेड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट वन। इन्होंने जो बताया, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को, जो भी उस समय तक ज्ञात एलिमेंट थे, नॉन एलिमेंट थे, तो उन्हें उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया एटॉमिक मास के। तो उन्होंने ये पाया कि 8वां जो एलिमेंट, कहीं से भी गिन लो आप, या ऐसा कह दो कि कहीं से भी गिन लो आप एक एलिमेंट, और वहाँ से 8वां एलिमेंट गिन लो। सपोज करो पहले से ही गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, तो 8वां जो एलिमेंट है पहले और 8वां वो सिमिलर होंगे। दूसरे से अगर देखेंगे तो 9वां बैठेगा, वो 8वां बैठेगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो सिमिलर बैठेगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने एलिमेंट लिखने की कोशिश, लिखते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन है, लिथियम है,
बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसके बाद में भाई फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर है, और एक और है भाई क्लोरीन पोटेशियम और सी। यहाँ तक ही लिखते हैं अभी। सा रे गा। नी से बाद में फिर सा ही आ जाएगा ना। अब हम देखते हैं, सपोज करो हम इससे गिनते हैं 8वां तत्व। ये हमने मान लिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वें नंबर पे यह है। ये पहला मानते हैं, इसे 8वां मानते हैं। तो हम अगर देखेंगे कि सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम मिलेंगी। अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां होता है ये। तो हम देखेंगे कि बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एल्यूमिनियम से मैच करती हैं। ऐसे नहीं है कि ये और यही करेगा, बस कहीं से भी आप उठा करके गिनती कर लो। हम मानते हैं कि इसे मान लिया हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ये आ गया। नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैच करेंगे, प्रॉपर्टीज मैच करेंगे इनकी। समझ में आई बात? और अगर हम इन एलिमेंट को देखेंगे, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अपने मास के, एटॉमिक मास के। ठीक है, तो देखेंगे भाई क्या है। इन 1866 जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड अरेंज देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में इन्हें रख दिया। ही स्टार्टेड विद हाइड्रोजन, द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट एटॉमिक मास, सबसे कम एटॉमिक मास इसका है, हाइड्रोजन से इन्होंने स्टार्ट किया। एंड एंडेड विद थोरियम विच वॉज 56th एलिमेंट। अभी मैंने यहाँ पर पूरी नहीं बना सकते हम, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो लास्ट का जो एलिमेंट था इनका वो थोरियम था, जिसका एटॉमिक मास था 56। ठीक है भाई। नियम क्या था? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, देन फर्स्ट एलिमेंट resembles the similarities with the element of 8th place। ऐसा कहते हैं, या every 8th elements describe the properties of first one। ठीक है भाई, जैसे संगीत के 7 सुर। ठीक है भाई, कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये न्यूलैंड का लॉ था, और ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन के लिए एक मील का पत्थर ये साबित हुआ, क्योंकि न्यूलैंड के लॉ में बस केवल हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया, अदरवाइज पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सेम इसी तरीके से चलती रही। तो अगर हम जाने पहचाने एक नियम की बात करते हैं, इससे पहले मैंने अभी बताया था लेवोसियर ने किया और ट्रायड्स बनाए डोब्राइनर ने, लेकिन ये उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। हालांकि अपने समय पर इन्हें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला, लेकिन फिर भी जो हिस्ट्री में दर्ज हुआ सबसे पहला सक्सेसफुली जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो न्यूलैंड ने किया था। ठीक है, और इसके बाद में इसमें इम्प्रूव होता चला गया। ऐसे नहीं कि इसे कंप्लीटली इसे इग्नोर कर दिया गया ना, इसके बेसिस पर ही हुआ आगे चल के जो भी काम हुआ। सबसे अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं तो उस समय के जो नॉन एलिमेंट्स थे उन्होंने इसे अरेंज कर दिया था, और एक बहुत बड़े लेवल पर जो एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो बहुत इजी हो गई थी, जो भी उस समय ज्ञात एलिमेंट थे। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन रियल में सक्सेसफुल रहा था ये, और
आपने देखा कि 56 एलिमेंट को इन्होंने इसमें एडजस्ट भी कर दिया था, हालांकि 63 मेरे विचार से उस समय पता था, लेकिन 56 एलिमेंट इसमें उन्होंने अरेंज कर दिए थे, मोस्टली एलिमेंट्स इसमें आ गए थे। अब लिमिटेशंस क्या थी इसकी? ये बस कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, कैल्शियम से आगे ये वाला जो लो है वो फेल था, इसीलिए हमने यहाँ पर कैल्शियम तक लिखा है। अगर आप इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं, कैल्शियम तक तो कंप्लीटली मैच करते हैं। अगर आप इस वाले ग्रुप की बात करेंगे, ये जो ग्रुप बना है ये बिल्कुल सेम है, ये ग्रुप बना है ये सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है इनकी, है ना, ये वाला बना है इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, और इनके और भी चीज़ें जो इनकी अगर इन्हें जलाने की कोशिश करोगे तो धुएं जैसी चीज़ ये बनाएंगे, इसलिए इन्हें हैलोजन भी कहते हैं। और अगर इनकी मेटल वगैरह से रिएक्शन कराओगे तो सेम वे में ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये बनेंगे इनके कंपाउंड। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी थी, लेकिन ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं था। और एक और ड्रॉबैक था जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, अगर आपके पास होगी पीरियोडिक टेबल तो आप देख पाएंगे कि कुछ एक दो एलिमेंट इन्होंने एक साथ ही रख रखे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दो एलिमेंट इन्होंने एक साथ रख रखे थे। और जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल होगी नेक्स्ट साइंटिस्ट की, उसमें भी बाद में जाके पता चलेगा कि कुछ एलिमेंट को उन्होंने भी एक साथ रख रखा था। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उस टाइम इनके, ठीक है। ये हमने आज आपको पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट बताया, जो भी आगे की जो कहानी है वो कल फिर दोबारा शुरुआत करेंगे, आज यहीं तक करेंगे। अभी मैं मानता हूँ परसों या उससे पहले दिन एक नोटिफिकेशन आया था कि 26 से एग्ज़ाम होंगे, 26 ऑफ अप्रैल। तो यू हैव मार्च कंप्लीट एंड कंप्लीट अप्रैल, है ना, लगभग, एंड 15 days ऑफ द फेब्रुअरी, तो 2.5 months you have, and you observe that most of the syllabus of science and mathematics, English, you have completed. So you have a great chance to get good and good marks, नहीं? तो इसीलिए सभी जो बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे पूरी की पूरी मेहनत करने की। जो आपकी आदत छूट गई है पढ़ाई करने की, तो जितना जल्दी होगा आप उसी पाथ पे अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है। बहुत बड़ा टाइम है ना। 5-5 बार 6-6 बार जितनी भी बार आपको समय मिलता है इन्हें ठीक कर गिरो, लेसन्स को जो भी है, ठीक है। रहा है कोरोना का टाइम, लेकिन बहुत बड़ा टाइम आपको अब मिल चुका है, तो अब किसी की शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि 1 महीना हमारा वो हो गया था, है नहीं। और एक और बात मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा अपने आप को कंट्रोल करना इस दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है, अपने आप को कंट्रोल करना। आप कहेंगे यार पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी बुद्धि और आपका मन दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके बैठने की कोशिश करो और तैयारी करने की कोशिश करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देखो मार्क्स भी आने चाहिए। हम हमेशा जो एडवोकेट करते हैं वो करते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कितनी है, लेकिन फिर भी मार्क्स भी कहीं ना कहीं हमारे ऐसा सिस्टम है एजुकेशन का, मार्क्स भी वैल्यू करते हैं। इसीलिए मार्क्स के लिए भी मेहनत करिए। और तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अब हमें चाहिए मार्क्स भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे।